हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम अभिजीत यादव है और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एनसीईआरटीज़ को कैसे पढ़ा जाए फॉर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले तो कि भाई कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, क्या उनके हमें नोट्स बनाने हैं। आई विल शो यू माय एनसीईआरटी बुक्स जो कि मैंने अपनी तैयारी के दौरान इस्तेमाल करी थी एंड उनको कैसे अंडरलाइन करना है या कैसे बेस्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस वीडियो विल बी अ डेमोन्स्ट्रेटिव वीडियो क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम प्रैक्टिकल तरीके से बात करेंगे जो कि मैं अपनी एनसीईआरटीज़ के थ्रू आपको दिखाऊंगा। राइट, सो बिफोर वी बिगिन, मेरे बारे में कुछ बेसिक जानकारी जो लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं यहाँ ये देख सकते हैं एंड लेट्स स्टार्ट। सबसे बेसिक एक चीज़ अगर मैं बोलूँ तो एनसीईआरटीज़ 6 to 10th एटलीस्ट एक बार आपको पढ़ लेनी है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स सिर्फ एक बार ये पढ़ने को मैं बोलूँगा क्योंकि 6 to 10th की जो एनसीईआरटीज़ हैं इनमें जो सब्जेक्ट्स मतलब इनमें जो टॉपिक्स रहेंगे, इनमें जो भी चीज़ें कवर होंगी वो इवेंचुअली दोबारा कवर होंगी 11th to 12th में, जहाँ पे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको एंड सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी एक्स्ट्रा भी करनी है। सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी आपको क्यों करनी है? क्योंकि ये आपको मेंस में हेल्पफुल रहेंगी। मेंस में सोशियोलॉजी विल बी हेल्पफुल फॉर GS1 इंडियन सोसाइटी एंड साइकोलॉजी विल बी हेल्पफुल फॉर GS4 जहाँ पे एटीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इन सब टाइप के चीज़ कॉन्सेप्ट्स के रिक्वायरमेंट रहती है। तो बेसिक अगर ये लिस्ट है, अगर आप खुद से जाके देखना चाहते हो कि भाई विच आर द बुक्स, कौन सी हैं, क्या है, कैसे हैं, विच आई वुड रेकमेंड दैट यू गो एंड डू, तो आप यहाँ से जा सकते हैं। एंड इफ़ यू वॉन्ट मी टू गिव यू द वेरी वेरी लॉन्ग लिस्ट, डिटेल्ड लिस्ट कि भैया ये किताब, ये किताब, ये किताब, तो वी ऑल्सो हैव दैट। यू कैन गो टू द वेबसाइट पे हमने एक हाउ टू रीड एनसीईआरटीज़ का पोस्ट डाला हुआ है। हाउ डू यू फाइंड दिस पोस्ट? यू गो टू upscprep.com, यहाँ से आर्टिकल्स में आप जाओगे नीचे हाउ टू रीड एनसीईआरटीज़ फॉर यूपीएससी विच ओपन्स अप टू दिस। राइट, तो यहाँ पे लॉन्ग लिस्ट में आप आ जाओ। अब बहुत ही एक कॉमन सवाल होता है लोगों का कि भाई क्या मैं एनसीईआरटीज़ कुछ स्किप कर सकता हूँ? सो बहुत जाहिर सी बात है, हाँ कुछ एनसीईआरटीज़ आप स्किप कर सकते हो अगर, एंड कंडीशनल है ये, ऐसा नहीं है कि भाई मतलब सबने स्किप कर देनी है, कंडीशनल है। अगर आपको 11th 12th की एनसीईआरटी समझ आ रही है, इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी की अगर बात करते हैं तो ज्योग्राफी में क्लास 11th एंड 12th की जो एनसीईआरटीज़ हैं, दीज आर ग्रेट बुक्स। अगर आपको ये किताबें समझ आ रही हैं तो फिर आप ये जो 6 to 10th वाली किताबें हैं इनको पॉसिबली स्किप कर सकते हो। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? फॉर द वेरी सिंपल रीज़न कि 11th और 12th में वही इन्फॉर्मेशन रिपीट होगी जो पहले 9th 10th में थी, उससे पहले 6th 7th 8th में थी। कुछ नई इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाएगी। भारत देश में वही मतलब क्रॉप्स उग रहे हैं, सॉइल वही की वही है, ऐसे 4 क्लास में मतलब बदल ली गई हैं चीज़ें। बट अगर आपको 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, इफ़ यू फील कि दीज आर लिटिल एडवांस्ड, इन दैट केस आई वुड रिकमेंड दैट यू स्टार्ट फ्रॉम क्लास 6। सो आप स्किप कर सकते हो बट विद द कंडीशन कि आपको 11th एंड 12th की या आगे वाली एनसीईआरटी समझ आ रही हैं। अगर वो नहीं समझ आ रही, स्टार्ट फ्रॉम क्लास 6, वेरी सिंपल एंड दैट इज़ द आइडिया ओवर हियर। सो दिस इज अ लॉन्ग लिस्ट। हिस्ट्री की एनसीईआरटी यहाँ पे, अब आप देखोगे यहाँ पे कि भाई 12th क्लास की जो एनसीईआरटीज़ हैं हिस्ट्री की वो यहाँ नहीं डाली गई हैं। वी पुट देम इन आर्ट एंड कल्चर बिकॉज व्हेन यू गो एंड रीड देम, तो थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 2 3 जो हैं किताबें, दे डील विद आर्ट एंड कल्चर अ लॉट मोर। ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज़, ओल्ड एनसीईआरटी कौन सी नहीं करनी, क्या करनी है, पॉलिटी की कौन सी करनी है, तो यहाँ पे जो बोल्ड में एनसीईआरटीज़ दी गई हैं ये ज़रूरी आपको करनी है, इनको तो करना ही करना चाहिए आपको। जो नॉट सो बोल्ड हैं उनको आप थोड़ा लाइट ले सकते हो। एंड जैसा कि यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, जब भी इकोनॉमी की एनसीईआरटीज़ आप कर रहे हो तो उसमें मैथमेटिक्स जितनी भी है उसको आप इग्नोर कर सकते हो। यू कैन इग्नोर ऑल द फॉर्मूलाज, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स कि भाई इन्फ्लेशन क्या होता है, कैसे होता है। अगेन साइंस की 6 to 10th कर लो, बट मोर इम्पॉर्टेंट दैट यू डू 9th एंड 10th। 6th 7th 8th को ना भी करो, 9th एंड 10th ही कर लो तो भी काफ़ी है। दिस इज़ द जनरल आइडिया। क्योंकि एक बार ये लॉन्ग लिस्ट हमने डिस्कस कर ली तो अब हम आते हैं इस बात पे कि भाई इनको पढ़ना कैसे है। पढ़ने का एक बहुत ही सिंपल चीज़ है जो हमें दिमाग में रखनी है कि हमें सब्जेक्ट वाइज पढ़नी है चीज़ें, हमें क्लास वाइज नहीं जाना है। क्लास वाइज क्यों नहीं जाना है? क्योंकि उससे हमारे दिमाग में ही कन्फ्यूजन बनता है। हमारे दिमाग में पहले हमें लगेगा कि भाई पहले 6th क्लास की सारी एनसीईआरटीज़ कर लेते हैं, ज्योग्राफी भी कर ली, हिस्ट्री भी कर ली, सब कुछ कर लिया 6th क्लास का, बट फिर वापस आके वही दोबारा ज्योग्राफी कर रहे हैं,
इंस्टेड पहले ज्योग्राफी एक बारी में सारा कर लो, क्योंकि 6th से 12th तक जाओगे ना तो पहले ही 3-4 बार सेम चीज़ रिपीट होती रहेगी होती रहेगी। आप जब 3 डिफरेंट क्लासेस में, आई थिंक क्लास 8th में, क्लास 10th में एंड देन क्लास 12th में, व्हेन यू कीप रीडिंग अबाउट द सेम क्रॉपिंग पैटर्न्स, थोड़ा बहुत तो दिमाग में चिपक जाएगा ना। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डाउट्स दैट आई गेट कि चीज़ें याद नहीं रहती। अरे भाई, जब 3 बारी बैक टू बैक, पहले 8th में, फिर 10th में, फिर 12th में आप पढ़ लोगे उसी चीज़ को, it will become easier to remember. So read the NCERTs subject wise, not class wise. Second thing, fast first reading, कि पहली बारी जब अगर आप पढ़ रहे हो, अगर एक तो देखो पहली बारी में समझ आ रही हैं चीज़ें तो बहुत है, एक ही बार पढ़ने की ज़रूरत है NCERT, उससे ज़्यादा बार बार हमें यहाँ नहीं बैठना है, हमें बार बार NCERTs नहीं करनी है। क्यों? थिंक ऑफ इट लाइक दिस कि NCERTs जो आपकी हैं, NCERTs आर द फाउंडेशन, कि जैसे घर बनाते हैं तो घर की एक बुनियाद होती है, अब वो बुनियाद के ऊपर इमारत बनती है। आपको सिर्फ बुनियाद खोद के वहीं नहीं बैठे रहना है, आपको सिर्फ और सिर्फ बार बार NCERT नहीं करनी है। NCERT इज़ द बेस, उसके ऊपर दीवारें खड़ी होंगी, छत डलेगी, अगला फ्लोर, ऑल ऑफ दोज काइंड्स ऑफ थिंग्स। नहीं बना रहे फ्लोर तो भी मतलब दीवारें खड़ी होंगी, छत डलेगी। सो एक या 2 से ज़्यादा रीडिंग NCERT की नहीं देनी है आपको, ज़बरदस्ती उसके साथ नहीं करनी है। यू हैव टू कीप फोकस्ड ऑन द फैक्ट कि हमें सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ NCERT करते नहीं रहना है। सो मैक्स टू मैक्स 2-3 रीडिंग, उससे ज़्यादा नहीं। और वो दूसरी और तीसरी रीडिंग भी सिर्फ तब जब फर्स्ट टाइम में यू डोंट अंडरस्टैंड, कि भाई फर्स्ट टाइम में समझ नहीं आई, तब आपको सेकेंड और थर्ड रीडिंग पे जाना है। फर्स्ट टाइम में यू डोंट अंडरस्टैंड, देन गो फॉर द सेकेंड रीडिंग, वहाँ पे आप अंडरलाइन वगैरह कर सकते हो, राइट। सो आई विल शो यू माई NCERTs। मैं ये 3 NCERTs अपनी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ये तीनों NCERTs मैंने अपनी ऑलमोस्ट हर प्रेपरेशन में एज इट इज़ यूज़ करी थी। तो जो ज्योग्राफी की क्लास 11th एंड 12th की NCERTs हैं, दे आर मोर देन सफिशेंट फॉर योर कंप्लीट ज्योग्राफी प्रिपरेशन। अगर अच्छे से आप उनको करते हो, अगर आपको समझ आती हैं, तो ये और एटलस लेके काफ़ी हद तक आप सारी चीज़ें कवर कर सकते हो। And Introduction to Indian Art is a great book which has a lot of images which you can use for better understanding. So I'll show you how did I use all of these 3 NCERTs. And before we go there, एक बहुत ही simple सा reminder कि NCERT के notes नहीं बनाने हैं आपको. You don't have to make notes of NCERTs. क्योंकि like we discussed, ये बुनियाद है, ये बेसिक है, इसके ऊपर हमें इमारतें खड़ी करनी हैं। तो अब बस मतलब बुनियाद को ही खोदते रहोगे, उसी में मतलब पेंट वेंट करवा दोगे सारा, तो उसका क्या फ़ायदा है? कुछ नहीं होना उसका। यू नीड टू फोकस ऑन द नेक्स्ट फ्यू स्टेप्स। सो डोंट मेक नोट्स ऑफ NCERTs एक्सेप्ट फॉर मे बी क्लास 11th एंड 12th एंड ये जो फाइन आर्ट्स वाली NCERT है, इनके बनाते हो, वेल एंड गुड। इसके अलावा बहुत ज़्यादा किसी के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। एंड बिफोर वी मूव ऑन टू माई NCERTs, आई वुड जस्ट लाइक टू अनाउंस वेरी ब्रीफली कि हमारे जो बेसिक्स कोर्सेज हैं वो 5th अगस्त को बंद हो जाएंगे, उनका एडमिशन स्टार्टेड अराउंड लास्ट वीक ऑफ जून। तो 1 महीने से क्लासेस चल रही हैं। 2 सब्जेक्ट हमारे ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, कि हिस्ट्री हैज़ बिन कवर्ड, ज्योग्राफी हैज़ बिन कवर्ड, एंड वी डोंट वांट कि भाई अब इसके बाद लोग आएँ, क्योंकि फिर वो काफ़ी सारा बैकलॉग हो जाता है, उसकी वजह से अलग स्ट्रेस हो जाता है, एंड दैट इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट डाउट दैट वी गेट इन आर मेंटरशिप कॉल्स। सो इफ़ यू जॉइन आर कोर्सेज यू कैन स्टडी फ्रॉम होम, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये होता है कि भाई दिल्ली जाके देख लेते हैं एक बार कोचिंग करके कि भाई पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, तो वहाँ 1.5 लाख देने के बजाय यू कैन जॉइन आर कोर्सेज फॉर लेस देन 10,000 रुपीज़, एंड वहाँ पे आपको बहुत ही एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है। जो क्लासेस अब तक हो गई हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी। डाउट्स डे सेशंस कीप हैपनिंग एवरी सैटरडे। तो अगर कोई भी आपको डाउट होता है, आपको CSAT से रिलेटेड डाउट है, आपने CSAT का कोर्स नहीं भी ज्वाइन किया है, तो आप पूछ सकते हो। एंड यू विल ऑल्सो गेट मेंटर कॉल्स, तो कि भाई कोई भी और डाउट आपको आता है कंसिस्टेंसी रिलेटेड, कि भाई मतलब फोकस नहीं हो पा रहा है, जो भी चीज़ है आप पूछ सकते हो। एंड वेरी वेरी सिंपल, लॉट ऑफ पीपल हैड बीन आस्किंग भाई इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज़ वगैरह जैसी चीज़ हम कुछ ला रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सो वी विल बी कमिंग अप विद एन इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज़ soon, probably by the end of August, right? So let's move on to my NCERTs. तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं, this is from the book India Physical Environment.
एंड यहाँ पे ये एक सिंपल सा मैप दिया हुआ था, तो मैंने क्या किया है कि भाई यहीं पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का एक्सटेंट लिख दिया है। तो कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जहाँ पे ये पूछा जाता है कि भाई इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, तो मुझे पता है अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री है सारे कहीं। एट द सेम टाइम ये क्योंकि बहुत बार मुझे लगता था कि भाई ऐसा सवाल आएगा, ऐसा सवाल बनेगा, जो कि पहले आया करते थे, नाउ नॉट सो मच, बट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन आई नो पासिस फ्रॉम 82.5 डिग्रीज ईस्ट, राइट। तो मैंने वो लाइन ड्रॉ कर दी सीधा। नाउ आई नो कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन ऑल्सो पासिस थ्रू उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यूपी, मे बी एमपी, नॉट श्योर, बट आंध्र प्रदेश डेफिनेटली, राइट। तो मैप के साथ आपको ऐसे खेल खेल के देखना है, ये सारी चीज़ें आप करोगे तो बेटर रहेगा। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, फॉर एग्जांपल, अब जैसे ये पैराग्राफ है पूरा ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। नाउ आई एम फ्रॉम हरियाणा, तो ऑब्वियसली मेरे लिए ये थोड़ा आसान है क्योंकि ये वाले जो फूल पौधे पत्तियां हैं ये मेरे आसपास होते हैं। हमें बचपन से मतलब बेर, नीम, खेजरी ये पेड़ पता होते हैं। स्टिल ये जो बेसिक पेड़ हैं या जो बेसिक वेजिटेशन है मैंने सीधा सीधा यहाँ निकाल के रख ली। सिमिलरली ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के जो पेड़ हैं मैंने यहाँ निकाल के रख ली। मुझे बार बार जाके इसके अंदर नहीं पढ़ना है। आई हैव अंडरलाइन व्हाट कि ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, मॉइस्ट डेसिडुअस वाले जो होते हैं वो कैसे होते हैं एंड ड्राई डेसिडुअस होते हैं वो कैसे होते हैं। ये दो चीज़ें मैंने बस अंडरलाइन करी है यहाँ पे, इससे ज़्यादा मैंने यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ अंडरलाइन नहीं किया है। नाउ कमिंग टू दिस सॉर्ट ऑफ अ मैप, तो जब भी आप ज्योग्राफी के मैप्स देखोगे, ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज आप देखोगे, तो इसमें लेट मी जस्ट मूव दिस कैमरा, राइट। तो ये मैप अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या है, दिस इज़ अ मैप ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स कि जो 10 आपके बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इन द MAB लिस्ट, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व लिस्ट। उसके साथ साथ मैंने क्या किया है कि वो नेचुरल हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में 7, उन 7 को मैंने इसी मैप पे कर लिया। बार बार मैं इसी मैप को देखता रहूँगा और फिर मैं यही चीज़ याद कर लूँगा अगर एक बार, तो मुझे पता है कि भाई इससे ज़्यादा मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि लॉट ऑफ पीपल आस्क कि भाई इंडिया में 500 प्लस मतलब अराउंड 500 नेशनल पार्क है, 1000 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, कितनी याद करनी है, नहीं कर सकते सारी, बट ये 7 और 10 ये तो याद कर लेना, राइट। एट द सेम टाइम, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लुक एट दिस ग्राफ ओवर हियर, लेट मी मूव दिस बैक। तो अगर इस ग्राफ को हम देखेंगे तो ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो मैंने अपने लिए एक बहुत ही सिंपल सा एक्रोनिम बना लिया, TSMT। TSMT याद करने में, समझने में, मतलब ऐसा कोई दिमाग नहीं लगाना बहुत ज़्यादा। TSMT बस एक बार रट्टा मार लिया, मेरे को पता है। तो सबसे पहले क्या आता है, ट्रोपोस्फेयर, देन आई नो स्ट्रेटोस्फेयर, देन आई नो मीजोस्फेयर, देन आई नो थर्मोस्फेयर। अपना काम आसान करो। एंड इसके साथ साथ फिर मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें लिख दी है कि जैसे यहाँ पे ट्रोपोपॉज दिखाया गया है, तो ये ट्रोपोपॉज मैंने लिख लिया है कि भाई रिलेटिवली कांस्टेंट टेम्परेचर। सो आई नो जब भी ये पॉज वाली चीज़ आएगी, स्ट्रेटोपॉज, मीजोपॉज, तो यहाँ पे रिलेटिवली कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा, क्योंकि ये जो ग्राफ में ये लाइन जा रही है, दिस इज द लाइन फॉर टेम्परेचर। ये ग्राफ अगर आपको एक बार याद रह जाता है ना, तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आपकी एटमॉस्फेयर से रिलेटेड काम करना आसान हो जाता है। सिमिलरली कमिंग टू दिस वेस्टर्न हिमालयाज, ये सब NCERT से ही है, राइट। दिस बुक इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, तो इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या हुआ है कि यहाँ पे इन्होंने एक बहुत प्यारा सा मैप दे दिया है और मैंने एक बहुत प्यारा सा एक्रोनिम बना लिया है, क्या, KLZGPS। तो KLZGPS क्या है, इट इज़ काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ग्रेट हिमालयाज, पीर पंजाल एंड शिवालिक। तो टॉप टू बॉटम माउंटेन रेंजेस वेस्टर्न हिमालयाज में कौन सी आ रही हैं, अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ KLZGPS याद है, और वो मैंने कैसे बनाया, मैंने NCERT के मैप को गंदा किया कि भैया मतलब देखो अंडरलाइन करके कि भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, लाइक लुक एट दिस। अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ मतलब बहुत अंडरलाइन किया हुआ है, मैंने रैंडम साइड में नोट्स डाले हुए हैं अपने कि भाई क्यों, क्योंकि जब मैं ये पढ़ रहा था तो उस टाइम पे अटल टनल वॉज इन न्यूज़ कि अटल टनल ओपन हो रही है या अटल टनल में कुछ हो गया, तो मुझे पता है कि भाई अटल टनल इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू दिस एरिया, सो आई जस्ट नोटेड इट डाउन राइट हियर। एंड एट द सेम टाइम अगर आप और देखोगे तो और
चेनानी नाश्री टनल है, एसपी मुखर्जी टनल है. सो ऑल ऑफ दीज टनल्स आर रिलेटेड टू दीज एरियाज. तो मैंने यहीं के यहीं दोबारा नोट डाउन कर लिया. दिस इज़ हाउ आई एम ऑल्सो रिवाइजिंग करंट अफेयर्स वाइल आई एम रीडिंग NCERTs. सिमिलरली अगर आप देखोगे तो ये लेफ्ट वाले पेज पे क्या है, रिवर्स दी गई हैं. एंड रिवर्स में वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग्स दैट पीपल आस्क इज कि भाई क्या मुझे हर रिवर का ओरिजिन याद करना है, कैसे करना है. अब ये यमुना पे बहुत बड़ा सा ढेर सारा पैराग्राफ दिया हुआ है. अब इसको मैं बार बार पढ़ने बैठूंगा तो हाँ मतलब समय जाएगा. बट मैंने क्या किया कि मैंने यमुनोत्री ग्लेशियर, बंदरपंच रेंज, मैंने इसी चीज़ को बाहर की बाहर लिख लिया. मुझे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे दोबारा उस पैराग्राफ में जाना ही नहीं है. सिमिलरली फॉर ब्रह्मपुत्र आई हैव डन इट हियर, राइट, न्यू मानसरोवर. सो ये चीज़ें अपना काम आसान करने की हैं. लाइक फॉर एग्जांपल अब जैसे ये दिस बार चार्ट दूर से देखो तो ठीक है ना, डेटा दिया हुआ है. बट मेरे मन में क्या आया कि भाई मैं देखता हूँ कि भाई क्या ये जो एडिशन हुआ है जिन भी बार्स में, इज दैट इक्वल टू द सब्ट्रैक्शन इन द अदर बार्स. क्योंकि नेट लैंड एरिया तो सेम रहना चाहिए ना, कि अगर ज़मीन सेम है तो किसी का प्लॉट अगर बढ़ गया तो किसी का कम होगा. बट अगर ये करके देखो आप टोटल तो +11 आता है. कि +11 कैसे है कि फॉरेस्ट में एरिया बढ़ गया है, एरिया अंडर नॉन कंटिवेशन यूज बढ़ गया है, एरिया नेट सोन एरिया बढ़ गया है. बट जो घटा है वो कम घटा है. तो क्या हुआ, तो ये फिर आपको लॉजिक में दिखेगा कि 1960 to 61 और 2008-9 के बीच में गोवा वॉज एडेड टू इंडियन टेरिटरी. तो वो ग्राफ के थ्रू हमें पता चल रहा है कि भाई इंडिया एडेड न्यू टेरिटरी. मतलब ये कहीं नहीं गिवन है, ये मतलब दिस इज नॉट गिवन इन द ज्योग्राफी NCERT, बट ज्योग्राफी NCERT भी मुझे ये चीज़ बता रही है. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू एंगेज विद, कि भाई आपको ये चीज़ों के साथ खेलना है. नाउ अनदर ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ हाउ द NCERTs आर अ ब्रिलियंट सेट ऑफ बुक्स इज दिस, कि मुझे हमेशा कन्फ्यूजन होता था कि भाई कैनियन और गॉर्ज क्या होती है, बिकॉज लाइक आई थॉट कि बोथ ऑफ देम आर वेरी सिमिलर थिंग्स. तो यहाँ पे ये कि बहुत ही प्यारी सी इमेज दे दी है इन्होंने कि भैया दिस इज अ गॉर्ज. गॉर्ज में क्या हो रहा है कि स्टीप वॉल सीधी खड़ी हुई है, और कैनियन आप देखो तो वो ऐसा कटोरे की तरह फैली हुई है. गॉर्ज इज लाइक अ ग्लास स्ट्रेट, कैनियन इज लाइक अ बोल. इमेज देख ली एक बार, दोबारा मुझे इन पे आने की ज़रूरत नहीं है. सो सिमिलरली इफ़ यू लुक एट कि भाई जो 12th क्लास की NCERT है जहाँ पे एग्रीकल्चर के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पे क्या किया है कि मैंने बाजरा, लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड कब उगाया जाता है ये मैंने बाहर ही लिख दिया. मुझे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. मुझे पता है लार्जेस्ट स्टेट इज़ महाराष्ट्र, सेकेंड इज़ गुजरात, थर्ड इज़ UP. देन खरीफ क्रॉप है, राइट, कि मेज़ कर्नाटका में सबसे ज़्यादा, फिर MP में, ऑल ईयर राउंड इन द साउथ. सो मेक योर लाइफ ईजियर, क्योंकि अब ये मैंने ऐसे लिख दिए हैं ना, I really don't need to go back and read the paragraphs all over again. Now coming to the other NCERT which is Intro to Indian Art. तो Intro to Indian Art में अगर हम देखें, कैमरा बहुत मूव करना पड़ रहा है बट Intro to Indian Art में अगर हम देखें तो there is a lot of empty space on the margins, and ये एम्प्टी स्पेस बहुत मज़ा आता है इस्तेमाल करने में, क्योंकि ये पूरा नालंदा यूनिवर्सिटी कब फॉर्म हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ. एंड अगर आप जाओगे, आप मेंस का पेपर देखो तो यही बेसिक एक सवाल आया था कि नालंदा फ्लरिश्ड एज अ सेंटर फॉर एजुकेशन, एंड यहाँ पे सीधा सीधा गिवन है NCERT में ही, विच इज़ वाई NCERT आर सच अ ग्रेट रिसोर्स, बट यू नीड टू यूज़ देम वेल. अब यूज़ देम वेल में और एक चीज़ देखेंगे, जैसे बहुत एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि भाई डिफरेंस क्या था वो बुद्धा के स्टाइल्स में, कि भाई इतने सारे टाइप्स ऑफ बुद्धा बन रहे थे, हो रहा था. तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ये इमेजेस देखूं तो क्या मैं इन इमेजेस में ये नहीं बोल सकता कि बुद्धा के पीछे जो हेलो है, जो ये गोल चक्री बनी हुई है, यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा हेलो है, एंड यहाँ पे जो कपड़े हैं बुद्धा के वो बहुत ही पतले से कपड़े बने हुए हैं, बट उनमें फोल्ड दिखाई दे रहे हैं. तो दिस इज़ मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट. सारनाथ में आओगे तो हेलो जो है, मतलब पीछे का ये जो चक्कर है, ये इंट्रिकेट हो गया है कि इस पे भी डिज़ाइन अब किया गया है, बट कपड़े में फोल्ड बिल्कुल नहीं है, कपड़े एकदम प्लेन हो गए, राइट. सो दिस डिफरेंस बिटवीन मथुरा एंड सारनाथ स्कूल. और आगे आएंगे अगर हम देखें तो गांधारा स्कूल में क्या हो रहा है. गांधारा स्कूल में
और इंटेंस हो गई हैं चीज़ें कि गांधारा स्कूल में यू हैव एब्सोल्युटली प्लेन हेलो, कि हेलो पे तो कुछ है ही नहीं, बट कपड़े बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड हो गए हैं। तो इस तरीके से अगर आप काम करते हुए चलो एनसीईआरटीज़ के साथ कि आपने बाहर की बाहर सारी इंफॉर्मेशन अपने आप को दे दी है, यू डोंट नीड टू गो इनटू ऑल दोज डिटेल्स अगेन। लाइक फॉर एग्जांपल एलोरा केव्स, एलोरा केव्स पे 1.5 पेज लिखा है, मैंने बाहर लिख दिया समरी में, इतना मुझे दोबारा वो 1.5 पेज पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है ना, कि भाई बुद्धिस्ट, ब्राह्मणिकल एंड जैन केव्स 5th सेंचुरी टू 11th सेंचुरी में ये फॉर्म हुई थी, ट्रिपल स्टोरीड केव्स हैं। सिमिलरली अजंता के बारे में बात करें तो अजंता की ये इन्फॉर्मेशन यहीं बाहर की बाहर हमने लिख ली है। एंड अब ये वाला जो है दिस इज अबाउट इंडस वैली। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन में कभी कभार जैसे डाउट होता है कि भाई क्या उस टाइम पे गोल्ड होता था, नहीं होता था, क्या होता था, तो मैंने क्योंकि यहाँ एनसीईआरटी में लिखा था, मैंने बाहर उसको अलग से पॉइंट आउट करके लिखा है कि ऑर्नामेंट्स यूज्ड गोल्ड, कॉपर, सेमी प्रेशियस स्टोन्स। मेरे को आगे चल के दोबारा डाउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने एक दो बार बाहर लिख दिया यहाँ पे। हर बार जब भी मैं इस किताब को पलटूंगा तो ये चीज़ मुझे ज़रूर दिखाई देगी, मैं चाहे वो पैराग्राफ पढ़ूँ ना पढ़ूँ, ये चीज़ पे मेरा ध्यान ज़रूर जाएगा। सो दिस विल हेल्प मी इन रिव्यूइंग क्विकर। सिमिलरली जो सील्स होती थी हमारी, पशुपति सील, आई एम श्योर एवरीबडी हैज़ हर्ड अबाउट। इफ़ यू हैव नॉट, लाइक डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, क्योंकि फिर आपको बेसिकली एनसीईआरटीज़ करने की ज़रूरत है। बट सील्स किस चीज़ से बनती थी, तो भाई सील्स वर ऑल्सो मेड ऑफ कॉपर, तो मतलब मेटल की सील्स भी होती थी, राइट। ये पेज रिपीट हो गया, बट दैट्स द आइडिया। कि अब एक और चीज़ जो मैं करता था यहाँ पे एनसीईआरटी में, कि एनसीईआरटी में बहुत सारे ऐसे ना छोटे छोटे रैंडम सवाल दिए हुए होते हैं, राइट। दिस इज द क्वेश्चन दैट इज गिवन इन द फाइन आर्ट्स एनसीईआरटी, व्हाई हैज द एनिमल बीन शोन बिग एंड द मैन स्मॉल, राइट। दे आर टॉकिंग अबाउट दिस इमेज, कि इसमें इंसान कहाँ है, आई थिंक ये थोड़ा इंसान है, एंड ये हमारा बैल, सांड जो भी है। तो सवाल इन्होंने पूछा है कि वाई हैज़ द एनिमल बिन शोन सो बिग एंड मैन सो स्मॉल, और उसके नीचे मैंने क्या किया, मैंने उसको आंसर करने की कोशिश करी है। मुझे नहीं पता, आई एम नॉट श्योर इफ इट्स राइट और रॉन्ग, बट मैंने क्या किया है, मैंने एनसीईआरटी को इस्तेमाल करने की कोशिश करी है। मैंने एंगेज करना चाहा है कि भाई मुझे पढ़ना है, बताओ, समझाओ। नहीं समझ आ रहा तो फिर मैं उसको गूगल करके देखूंगा, क्योंकि ये आपको यूपीएससी की तैयारी में हमेशा करना ही पड़ेगा। दिस इज समथिंग दैट इज नॉन नेगोशिएबल। अगर आप चाह रहे हो कि बस मैं किताब पढ़ के और फिर मेरा हो जाएगा, सो दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। आपको दिमाग चलाना है, क्योंकि बहुत सिंपल सी एक चीज़ आप याद रखो, आप आईएएस ऑफिसर बनने के लिए पेपर दे रहे हो। अगर आईएएस का दिमाग नहीं चलेगा तो किसका दिमाग चलेगा? और ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एक बार आईएएस बना दो फिर दिमाग चला लेंगे, नहीं। पहले दिमाग चलाना सीखो, उसके बाद आप आईएएस बनोगे। सो this is a very brief explainer of how you can study NCERTs, how you can use them to make your life easier. नोट डाउन वहीं की वहीं चीज़ें कर दो, ताकि आपको अलग से दोबारा सारे नोट्स ना बनाने पड़े। अपनी ज़िंदगी आसान करो, और NCERTs को 3-4 बार कोई मतलब नहीं है रिपीट करने का। यू नीड टू फोकस ऑन गेटिंग द इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग। एक बार समझ आ गई तो फिर रेफरेंस बुक्स पे हमें काम करना ही है। सो दैट इज़ द जनरल आइडिया। एंड एक बार फिर से ब्रीफली आई लेट यू नो कि भाई बेसिक्स कोर्सेज जो हैं देर क्लोजिंग ऑन 5th of August। उसके बाद कोई एडमिशन नहीं होगा यहाँ पे। यू कैन स्टडी फ्रॉम होम। दीज आर ऑल कोर्सेज दैट कॉस्ट बिलो 10K। जो अब तक क्लासेज हुई हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी। यू विल गेट एक्सेस टू डाउट्स डे सेशंस एवरी वीक, एंड यू विल गेट ट्वाइस अ मंथ मेंटर कॉल्स, राइट। सो ये सारी चीज़ें घर बैठे आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो, समझ सकते हो। 1.5 लाख की फीस देने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। अगर डाउट है कि भैया पता नहीं क्या होता है, कोचिंग में नहीं होता क्या होता है, ये छोटा कोर्स करके आप देख सकते हो, राइट। सो थैंक यू ऑल, एंड आई होप यू हैव अ ग्रेट वीकेंड।